दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 14 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा तो जाओ आप सबसे पहले उसको देखो, समझो, फिर यहाँ पे आना। तो आज हमने स्टडी किया था जो हमारी पिछली वाली वीडियो थी वहाँ पे फ्यूज़ को। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कि जो हमारे फ्यूज़ होते हैं कि वो हमारे अलग अलग जो हमारे घर पे डिवाइस रहते हैं उनके अंदर कैसे वर्क करता है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ से। और यहाँ पे कहता है फ्यूज़ ऑफ डिफरेंट काइंड आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। कहते हैं कि हमारे अलग अलग टाइप के फ्यूज़ अलग अलग कामों के लिए हम यूज़ करते हैं। Shows fuse used in the our houses. Fuses shown in the figure 14.15 are generally used in the electric appliances। और कहते हैं जो आपके इस टाइप के फ्यूज़ रहते हैं वो जो हमारे घर पे आपके इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस रहते हैं उनके अंदर हम बेसिकली इसको यूज़ करते हैं। अब आपको देता है यहाँ पे एक चेतावनी, तो चलो इसको भी स्टडी करते हैं। कहते हैं नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कनेक्टेड टू द मेन सर्किट ऑन योर ओवन। You may however visit an electric repair shop and compare the burnt out fuse with the new ones। और कहते हैं कि आपको कभी भी फ्यूज़ के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करनी। अगर स्विच वहाँ पे ऑन है आपको क्या करना है, जैसे उसको वैसे देख सकते हैं। और जो आपकी इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग की शॉप होती है उस इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग की शॉप पे जाके अब वहाँ पे किसी जले हुए फ्यूज़ को देख सकते हैं, ठीक है। और फिर दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अब कहते हैं वन रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ द डायरेक्ट टचिंग ऑफ द वायर। और कहते हैं कि भाई एक रीज़न रहता है हमारे करंट का जो कि क्या कर देता है, डायरेक्ट टच अगर हमारे वायर के साथ में हमारा कॉन्टैक्ट हो जाए तो। दिस में हैपन इफ़ द इंसुलेशन ऑन द वायर हैज़ कम ऑफ ड्यू टू द वियर एंड टीयर। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये चीज़ आपकी तब होती है जब आपकी वायर कॉन्टैक्ट में आती है। तब कब आती है, जब आपकी वायर के अंदर जो इंसुलेशन होता है ना वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है आपकी वियर एंड टीयर, यानी किसी भी वजह से। आपका मतलब कि पुराना होकर या फिर किसी वजह से। अब इंसुलेशन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आपकी जो वायर होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि आपकी जो प्लास्टिक की कोटिंग रहती है वो प्लास्टिक की कोटिंग ही आपकी इंसुलेशन यहाँ पे रहती है, ठीक है। आगे कहते हैं दिस में कोज अ शॉर्ट सर्किट। और इसी वजह से क्या हो जाता है, आपका शॉर्ट सर्किट यहाँ पे हो जाता है। अनदर रीज़न फॉर द एक्सेसिव करंट कैन बी द कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट। और कहते हैं कि भाई आपका शॉर्ट सर्किट का एक रीज़न ये भी है कि भाई आपका जो सॉकेट था ना घर में वो तो एक था, लेकिन आपने उसी सॉकेट से बहुत सारे मल्टीप्लग बना के और बहुत सारे डिवाइसेस वहाँ पे कनेक्ट कर दिए। तो यार ऐसा कुछ मत करना, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। दिस में कोज ओवरलोड इन दिस सर्किट। और इसी वजह से ओवरलोड भी हो सकता है आपके सर्किट के अंदर। यू माइट हैव रीड न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फायर कोज्ड बाय द शॉर्ट सर्किट एंड द ओवरलोड्स। और यहाँ पे कहते हैं कि आपने बहुत बार न्यूज़पेपर के अंदर स्टडी भी किया होगा कि भाई वहाँ पे ओवरलोड हो गया, उस वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, फिर वहाँ पे आग वगैरह भी लग गई। वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ यूज इट टू ओवर एडवांटेज। और कहते हैं कि भाई हमने इस बात को समझा कि भाई जो हमारा हीटिंग इफेक्ट होता है हमारे करंट का वो कैसे रहता है, और फिर जाना कि हम उस हीटिंग इफेक्ट का कैसे यूज़ करते हैं हमारा खाना बनाने के लिए, हमारे सर्दियों में हमारे रूम को गर्म रखने के लिए, हमारे पानी को हमारी गीज़र की हेल्प से गर्म करने के लिए, हमारे हेयर ड्रायर के अंदर, ठीक है। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट ऑल्सो। क्या आपको पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका एक और अच्छा सा इफेक्ट रहता है। तो चलो अब उसको स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे बताता है These days miniature circuit breaks are increasingly being used in the place of fuse। कहते हैं कि जो आज के टाइम पे हम आपकी पता होगा आपको MC का यूज़ करते हैं जो कि बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, आपके फ्यूज़ की जगह पे। दीज आर द स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन द करंट इज सर्किट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। और यहाँ पे कहते हैं कि ये क्या होता है, अगर आपका जो करंट पीछे से आ रहा है वो बहुत तेज मात्रा का आ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा लिमिट का आ रहा है या लिमिट से ऊपर आ रहा है, तो क्या होगा, जो आपका ये बटन है ये ऑटोमेटिकली डाउन पड़ जाएगा और जो आपका वहाँ पे सर्किट था वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यू टर्न दैम ऑन एंड द सर्किट इज़ वंस अगेन कंप्लीट। लुक फॉर ISI मार्क ऑन द MSBs ऑल्सो। तो यहाँ पे कहते हैं कि भाई आप इसको चलाने के लिए फिर कुछ नहीं करना पड़ता, अगेन से इसको ऊपर उठा दीजिए और आपका सर्किट अगेन से कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और कहता है कि अगर आप किसी MC वगैरह को लेने जाएं या फिर जो आपकी MCB होती है इनको लेने जाएं तो इनके ऊपर आपको ISI मार्क को जरूर चेक करना है, ठीक है। बाकी चलो अब हम आगे चलते हैं और आगे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आपको अगेन से इम्पोर्टेंट बात बताता है और कहता है ऑलवेज यूज प्रॉपर फ्यूज विच हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर अप्लायंस।
कहते हैं कि आपको उसी फ्यूज़ का यूज़ करना है जो फ्यूज़ उस अप्लायंस के लिए वहाँ पे बना रखा है। कैरिंग ISI मार्क, और उसके ऊपर आपका जो ISI मार्क है वो भी होना चाहिए। नेवर यूज़ जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ अ फ्यूज़, और कहते हैं कि आपको कोई भी वायर ऐसे ही यूज़ नहीं करनी है आपके फ्यूज़ की जगह। तो चलो अब स्टडी करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और जो हमारे करंट होता है उसके अगले इफेक्ट को, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे हमारे करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को। अब पीछे हमने स्टडी किया था हमारे करंट के हीटिंग इफेक्ट को, और उससे पीछे स्टडी किया था कि जो हमारा करंट है वो कैसे फ्लो करता है, हमारे कैसे कैसे अलग अलग सिंबल्स यहाँ पे रहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास गिवन है एक्टिविटी 14.5। तो यहाँ पे कहते हैं टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ discarded matchbox, wrap an electric wire a few things around the cardboard tray, place a small compass needle inside it. Now connect the free end of the wire and electric cell through a switch as shown in the figure 14.17। अब यहाँ पे आपको कहते हैं कि आपको क्या करना है, आपको मैं इसको मतलब कि ड्रॉ करके आपको अच्छे से बताता हूँ एक बार। आपको क्या करना है, आपको एक मैच बॉक्स लेना है, ठीक है। उसके साइड में ऐसे आपको तार को लपेट देनी है। अब तार को लपेटने के बाद जो ये वाली वायर थी इसको ऐसे लेना है, इस वाली वायर को ऐसे लेना है, यहाँ पे आपको एक बल्ब को कनेक्ट कर देना है। तो ये लो सर, हमने हमारे बल्ब को कनेक्ट कर दिया। अब आगे जाके आपको इस स्विच को ऑन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका जो सेल रहता है वो कनेक्टेड। ये सभी चीज़ कनेक्ट होने के बाद जो आपका ये मैच बॉक्स था इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या रख देना है, कंपास रख देना है। अब कंपास आपको पता है कि हम आपकी डायरेक्शन देखने के लिए यूज़ करते हैं, और अगर इसको मैग्नेटिक इफेक्ट आपका देखने को मिल जाता है तो जो इसकी नीडल होती है, सुई होती है, वो क्या करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है, ठीक है। अब कहते हैं नोट द डायरेक्शंस इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग। तो आपको स्विच को ऑन करने से पहले देखने की जो आपकी डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन आपकी यहाँ पे शो करती है। तो आपको पता है नॉर्थ डायरेक्शन ही शो करती है, ठीक है। ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल, ऑब्जर्व व्हाट हैपन नाउ। उसके बाद क्या करना है, आपको इसके पास में जो आपकी बार मैग्नेट होती है उसको लेके आना है, फिर देखना है कि किस साइड आपकी जो नीडल है मूव करती है, ठीक है। While watching the compass needle carefully, move the switch to the on position. What do you observe? उसके बाद क्या करना है, बार मैग्नेट को आपको दूर लेके जाना है और फिर स्विच को यहाँ से ऑन कर देना है। फिर देखना है आपकी जो नीडल है वो किस डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करती है। डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड, तो जो आपके कंपास की नीडल थी वो डिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी। तो सर बिल्कुल डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि आपकी जो करंट होता है उसके अंदर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट भी हमें देखने को मिल जाता है। मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन, डज द कंपास नीडल कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन। और यहाँ पे कहते हैं कि आप अगेन से आपका जो स्विच था उसको यहाँ पे ऑफ कर दो, और फिर देखो कि आपको क्या चीज़ यहाँ पे शो करती है। क्या जो आपकी नीडल थी कंपास की अगेन से इसकी पहले वाली पोजीशन में चली जाती है? तो जी हाँ सर, बिल्कुल वो चली जाएगी, क्योंकि वहाँ से जो आपकी मैग्नेट का इफेक्ट था वो हट चुका है। अब यहाँ पे आपको दिखाता है हंस क्रिश्चियंस और सेटिड को, ये कहते हैं कि इसने आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट को बताया था आपकी करंट की। अब कहते हैं रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद फ्यू टाइम्स, व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट। और यहाँ पे कहते हैं कि आप इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट भी कर सकती हैं, और ये एक्सपेरिमेंट आपको क्या चीज़ यहाँ पे समझाता है। वी नो दैट द नीडल ऑफ कंपास इज अ टिनी मैग्नेट। कहते हैं कि हम इस बात को जानते हैं कि जो आपके कंपास की नीडल होती है वो एक छोटा मैग्नेट होता है आपका। विच पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपकी शो करता है। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट कंपोज क्लोज टू इट द नीडल गेट डिफ्लेक्टेड। और हमने इस बात को भी नोटिस किया कि जब जब हम जो हमारे मैग्नेट है उसको मतलब कि जो हमारा कंपास है उसको इसके पास लेके आते हैं हमारे मैग्नेट के, तो क्या होता है, जो इसकी सुई है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट द कंपास नीड gets deflected when the current flow in a nearby wire। और हमने इस बात को भी देखा कि जब जब हम अपनी जो स्विच है उसको ऑन करते हैं और इसके पास से जो हमारी वायर गई हुई है उसके अंदर से करंट को पास कराते हैं, तब तब हमारी जो कंपास की नीडल है अगेन से डिफ्लेक्शन शो करती है। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशंस, क्या अब आप इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं? तो सर हम बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। जब वो मैग्नेट के साथ में डिफ्लेक्शन शो करती है, जब हम करंट पास करते हैं तब डिफ्लेक्शन शो करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वायर है वो कौन सा इफेक्ट शो करती है? मैग्नेटिक इफेक्ट भी हमारी वायर शो करती है। When the current flows a wire, does the wire behave like a magnet? और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जब जब हमारी वायर के अंदर से करंट पास होता है क्या जो आपकी वायर है वो मैग्नेट बन जाती है? तो जी सर बिल्कुल वो हमारी वायर मैग्नेट बन जाती है।
दिस इज़ वट आ साइंटिस्ट कोल्ड दी हेंस क्रिश्चियंस और सेट ऑल्सो वंडर्ड। और कहते हैं कि यही चीज़ जो आपका ये साइंटिस्ट था आपका क्रिश्चियन और सेटेड, इसने ये चीज़ डिस्कवर की थी, इसकी खोज की थी। वट वाज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस दी डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट वॉज पास थ्रू द वायर। और कहते हैं कि इसने देखा था कि जब जब आपकी हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया तो आपकी जो वायर उसके अंदर करंट पास हो रहा था और आपकी नीडल डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो कर रही थी। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जब करंट हमारी वायर के अंदर से पास होगा तो वो आपकी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और यही आपका मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है आपकी इलेक्ट्रिक करंट का। इन फैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक अ मैग्नेट। और यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है हम उसका यूज़ कर सकते हैं आपके मैग्नेट्स को बनाने के लिए। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग, लेट्स ट्राई इट आउट। और यहाँ पे कहते हैं कि आपको ये चौंकाने वाला लगता है, तो जी हाँ लगेगा ज़रूर। तो चलो एक बार इसको करके भी देखते हैं हमारे आगे चल के। अब कहते हैं रिमेंबर नॉट टू स्विच ऑन द करंट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकंड एट अ टाइम, द इलेक्ट्रोमैग्नेट वेक्स द सेल क्विकली इफ लेफ्ट कनेक्टेड। और यहाँ पे कहते हैं कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, कभी आप आपका जो स्विच है उसको बिल्कुल ऑन ही छोड़ दें तो ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है ना बहुत जल्दी आपके सेल को कंज्यूम कर लेगी और आपकी सेल की बैटरी को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, यानी कि उसकी जो पावर थी उसको फिनिश कर देगी। ठीक है, बैटरी से मेरा मतलब यही है। और अब आपको आगे कहते हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में कुछ बातें बताएगा और इसके लिए हमारे पास गिवन है हमारी एक्टिविटी 14.6। तो यहाँ पे कहता है टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ insulated wire and iron nail say about the 6-10 centimeter long, wind the wire tightly around the nail in the form of a coil, connect the free end of the wire to the terminals of a cell through a switch as shown in the figure 14.19। अब यहाँ पे देखो आप सभी को क्या बताते हैं, मैं उस चीज़ को यहाँ पे ड्रॉ करके ही आप सभी को बता देता हूँ। कहते हैं कि आप एक नीडल लो, यानी कि कोई कील लो, ये लो सर हमने यहाँ पे ले ली। उसके बाद कहते हैं अब इसके साइड में आप एक वायर को ऐसे लपेट दो, तो लपेट दी, फिर उसका बाद में सर्किट बना दो। बस सिंपल सी बात थी यार, कुछ भी नहीं करना था, सर्किट बना दो और यहाँ पे स्विच लगा दो ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते। फिर कहते हैं प्लेस सम न्यू पिंस और नियर एंड ऑफ द नेल, नाउ स्विच ऑन द करंट, व्हाट हैपन्स, डू द पिंस ऑफ द टिप अदर देन द नेल स्विच ऑफ द करंट, आर द पिंस स्टिल inclining to the end of the nail, the coil in the above activity behave like a magnet when current flows into through it। और यहाँ पे कहते हैं कि आपको फिर क्या करना है कि जो आपकी नीडल थी मैंने बताई थी भैया, आपने उसके साइड में से तार को लपेट देना है, फिर उसके अंदर से करंट आपका पास हो रहा है। ठीक है, सर्किट आपका कंप्लीट है, उसके साइड में आपको और ऐसी ऐसी कीलों को ऐसे डाल देना है। तो आपको देखना है क्या ये इनको अट्रैक्ट करती है या नहीं करती है। तो सर ये इन्हें बिल्कुल भी यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी और इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कौन सा इफेक्ट आपका शो कर रही है, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रही है और आपकी बाकी नीडल्स जो यहाँ पे बाकी नेल्स थी उनको अपनी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ द कोयल जनरली लूज द मैग्नेटिज्म। और यहाँ पे कहते हैं जैसे आपका जो स्विच था वहाँ पे हम इसको ऑफ कर देंगे तभी जो यहाँ पे बाकी नीडल्स के साथ में चिपकी हुई थी वो नीचे जाके गिर जाएंगी, यानी कि उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट था वो लॉस हो जाएगा। सच कोयल्स आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और यहाँ पे कहते हैं कि जो ये कोयल थी ना आपकी, हमने ऐसे तार लपेटी थी, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं, जो कि आपकी ऐसे बनाई जाती हैं। ठीक है, अब आप इस बात को यहाँ पे समझ चुके हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स। और यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं और बहुत भारी सामान को भी ईजिली उठा लेती हैं। डू यू रिमेंबर द क्रेन अबाउट विच यू रीड इन द चैप्टर 13 ऑफ द क्लास 6। अब कहते हैं कि जो आपने क्लास 6 के अंदर स्टडी किया था कि आपकी एक क्रेन थी जो कि हमारी हेल्प करती थी भाई गार्बेज के अंदर से आपकी जो मेटल की चीज़ें रहती हैं उनको उठाने के लिए, वहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम यूज़ करते थे। टेंड सच अ क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटेंड टू इट। और यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी ऐसी क्रेन्स होती हैं उनके साथ में आपकी बहुत मजबूत आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ की जाती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिज्म फ्रॉम द जंक। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रहती हैं हम उनका यूज़ इसी काम के लिए करते हैं बेसिकली कि भाई मानो आपका बहुत सारा यहाँ पे अड़ंगा पड़ा हुआ है, गार्बेज पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर हम आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट को लेके जाएंगे और स्विच को ऑन कर देंगे, तो वहाँ पे जो भी आपके मेटल की चीज़ें होंगी निकल के आपके उसके ऊपर चिपक जाएंगी। ठीक है, डॉक्टर यूज टिनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द मैग्नेटिक materials
दैट आर एक्सीडेंटली फॉलन इन दी आई, और डॉक्टर भी इसका यूज़ करते हैं मानो हमारी आँख के अंदर कोई मेटल का पार्ट चला जाता है तो टिनी वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं उस पार्टिकल को बाहर खींचने के लिए हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से। मैनी टॉयज़ आर ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनसाइड देम, और कहते हैं कि बहुत सारे हमारे जो खिलौने रहते हैं उनके अंदर भी हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है। बाकी चलो अब हम आगे देखते हैं, तो आगे बारी आती है हमारी इलेक्ट्रिक बेल की। तो यहाँ पे कहते हैं वी आर क्वाइट फैमिलियर विद आ इलेक्ट्रिक बेल, इट हैज़ आ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। और यहाँ पे कहते हैं कि हम सभी हमारी जो ये बेल होती है इलेक्ट्रिक, इसको तो हम जानते हैं जो कि हमें स्कूल्स के अंदर हमारे देखने को मिल जाती है, और कहते हैं कि इसके अंदर भी आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका हम यूज़ करते हैं। लेट अस सी हाउ इट वर्क, और चलो जानते हैं कि कैसे ये वर्क करती है। बाकी आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि दोनों तरफ आपको यहाँ पे कोयल देखने को मिल रही है, ठीक है। और बाकी आपको यहाँ पे शो कर रहा है जो आपका देखो ये जो आपके यहाँ पे नेल टाइप है, यानी कि जो आपकी कील टाइप है, यहाँ पे इसके साथ में आपकी वायर अटैच है और नीचे आपकी वायर यहाँ पे अटैच है। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पे एक बार नोटिस कर लो, फिर हम आगे स्टडी कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं डायरेक्टली। सो अब यहाँ पे कहता है शोज द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, इट कंसिस्ट ऑफ अ कोयल वायर वाउंडेड एन आयरन पीस, द कोयल एक्ट एज एन द इलेक्ट्रोमैग्नेट, एन आयरन स्ट्रिप विच आर विद अ हैमर एट वन एंड इज kept close to the electromagnet. There is a contact screw near the iron strip. When the iron strip is in contact with the screw, the current flow through the coil, which becomes an electromagnet. It then pulls the iron strip. In the process, the hammer at the end of the strip strike the going to the bell to produce a sound. However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the current. The current through the coil stops flowing will the coil remain an electromagnet. The coil is no longer an electromagnet, it no longer attracts than iron strip. The iron strip come back to its original position and touches the contact screw again. This complete circuit. The currents flow in the coil and the hammer strike the going again. This process is repeated in the quick successions. The hammer strike to the going every टाइम द सर्किट इज कंप्लीट, दिस इज हाउ द बेल रिंग्स। तो चलो अब आपको मैं इसको फटाफट से समझाता हूँ, उसको समझने में आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी नेल शो कर रखी है, यानी कि आपका जो स्क्रू था, स्क्रू मतलब कि आप समझते हैं कि जिसका हम यूज़ करते हैं, देखो ऐसा कुछ स्क्रू रहता है आपका। अब स्क्रू था, हमने क्या किया यहाँ पे एक स्क्रू लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कर रखी है कि जो आपकी बेल है और आपका ये स्क्रू है, इसके बीच में थोड़ा गैप छोड़ रखा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट, आप इस बात को जानते हैं। देखो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट और यहाँ पे हो गई आपकी ये प्लेट सी और यहाँ पे हो गया आपका स्क्रू। और जैसे ही क्या होता है, ये आपकी जो होती है ना, ये आपका हैमर पीछे की साइड में जाता है तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इस बात को देखो, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अब आपको पता है कि सर्किट एक बार कंप्लीट हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट ये चीज़ थी वो बन जाएगी। और जैसे ये चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, अब ये थी आपकी कोयल जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुकी है, ये था आपका हैमर और ये था स्क्रू। तो ये आपका हैमर आगे की साइड में यहाँ पे भागेगा और आगे की साइड में भागते ही आपका टकराएगा आपकी इसमें जो आपकी बेल है, जो कि आपकी साउंड करने में हेल्प करेगी। और जैसे आप एक बात को देखो, आपका स्क्रू यहाँ पे था और आपका हैमर यहाँ पे चला गया आगे की साइड जाने के बाद, तो यहाँ पे तो आपका गैप बन गया बीच में, तो आपका सर्किट क्या हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया। अब अगेन से क्या होगा, सर्किट ब्रेक होने के बाद ये जो आपकी बेल का जो हैमर था वो अगेन से अपनी पीछे वाली पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा। और जैसे ये पीछे जाने की कोशिश करेगा तो अगेन से स्क्रू के साथ में टच हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे टच होगा तो फिर क्या होगा, आपका अगेन से जो सर्किट था वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे सर्किट कंप्लीट होगा तो अगेन से जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी और वो इसको अपनी तरफ यहाँ पे खींचेगी। तो यही प्रोसेस आपकी यहाँ पे चलती रहती है, आपके हैमर की ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से टकराता रहता है और आपका यहाँ पे आपको साउंड सुनाई देती है आपकी बेल की। तो यार इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपको पढ़ के बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैला दो यार, बिल्कुल फैला दो, जिससे कि वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।